जब हूर शाम को अपनी कॉलेज ख़त्म करके वापस से उसके अपार्टमेंट में आती है, तब तक उसका ड्रेस पूरी तरह से एकदम गंदा हो चुका था। हूर के पास सिर्फ और सिर्फ 2 जोड़ी ही कपड़े थे जिसे पहनकर वो कॉलेज जाती थी, और बाकी जब वो अपार्टमेंट में होती थी तभी वो अपने फटे हुए पुराने कपड़े ही पहनती थी। आज जब हूर वापस आई तो उसने सबसे पहले अपने कपड़े बदले और फिर टपी यानी हूर का फटा हुआ टेडी के पास जाकर बैठी। तभी हूर टपी को अपनी गोद में लेते हुए उससे कहती है, पता है टपी, आज क्या हुआ कॉलेज में? अरे मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम मेरे साथ थोड़ी ना आते हो, तो चलो मैं ही तुम्हें बताती हूँ कि क्या हुआ। रोज़ की तरह आज भी अंश सर और उनके फ्रेंड्स आए उनकी गर्लफ्रेंड को कॉलेज ड्रॉप करने के लिए। पता है, आज अंश सर ने मुझे बहुत सारी मिर्चियाँ खिलाईं और फिर मिर्ची वाला पानी भी पिलाया, और मैंने वो पूरा पी लिया, क्योंकि मैं तो मम्मा की बेबी हूँ ना। फिर पता है, मैं जब वॉशरूम में थी तब कायरा दी, नहीं नहीं मैडम, हाँ कायरा मैडम वहाँ पर आई और उन्होंने मुझसे कहा कि मम्मा मेरी मम्मा नहीं है, और ना उन्होंने मुझे श्राप भी कहा। तभी मम्मा मेरी भी मम्मा है ना? हाँ बोलो। हूर खुद अपने हाथ से टपी का सिर हिलाती है और खुद खुश होकर उससे कहती है, यस मैंने कहा है ना कि वो भी मेरी मम्मा है। लेकिन सब लोग बोलते हैं कि नहीं है, वो मुझे मम्मा का खूनी भी कहते हैं, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। अच्छा वो सब छोड़ो, अभी मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, पर मैं खाऊं तो क्या खाऊं? मेरे पास जो 10 रुपए बचे हुए थे वो पता नहीं शायद कॉलेज में ही कहीं खो गए हैं। अभी तो हम दोनों को कुछ दिनों तक भूखा ही रहना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, पानी है ना, उससे काम चल जाएगा। अच्छा टभी, अभी तुम अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पर चुपचाप हूर बैठो, और हूर को ना पढ़ाई करनी है। वो जल्दी जल्दी अपनी स्टडी कंप्लीट करती है। ओके। हूर टफी को उसकी जगह पर बिठा देती है और खुद नीचे ठंडी फर्श पर बैठकर अपनी बुक्स निकालती है और फिर पढ़ना चालू करती है। राठौर बिला में। बिला जितना दिखने में बाहर से सुंदर था, उससे कई गुना सुंदर तो बिला के अंदर थी। बिला के हर एक चीज़ बहुत ही यूनिक और क्लासी थी। बिला में ही मौजूद जिम में अभी कोई था जो वर्कआउट का सहारा लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वैसे ये तो शैतान है, मेरा मतलब खलनायक इंसान अंशी था, जो अभी उसके पंचिंग बैग पर अपना सारा जोर आजमा रहा था। अंश ने अभी सिर्फ अपना जिम शॉर्ट पहन रखा था और उसके सेटलेस होने की वजह से उसकी परफेक्ट मस्कुलर बॉडी साफ साफ नज़र आ रही थी। अंश अभी पूरी तरह से एकदम पसीने से लथपथ था, और उसकी आंखें भी खून की तरह एकदम से लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ हूर का मासूम सा चेहरा नजर आ रहा था, जिसकी वजह से अंश का गुस्सा गुब्बारा बनके बाहर आने लगता है। अंश उसके पंचिंग बैग पर जोरदार पंचेस मारते हुए कहता है, क्यों आप हमेशा मेरे दिल और दिमाग में रहते हो? हूर क्यों भला?
बुला पा रहा हूँ मैं आपको। जो आपने 12 साल पहले किया था उसके लिए नफरत करता हूँ मैं आपसे। पर पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा है। आपने मुझे वो इंसान, उस शक्ल को छीन लिया जिसने मुझे एक माँ का प्यार दिया था। कहने को तो नूर माँ कायरा और हूर की मॉम थी, मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड, पर उनकी ही वजह से तो मुझे मेरी मॉम का प्यार मिला, वरना उन्हें तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। आपने मुझे मेरी माँ को छीना है और उसके लिए मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। आज अगर आपकी जगह पर कोई दूसरा होता तो कब का मेरे हाथों मर चुका होता। पर मैं आपको कैसे मार दूँ जिसके लिए मैंने ना जाने कितनी ही मन्नतें मांगी थी। उसे कैसे मिटा दूँ मेरी जान जिसमें बसती हो, उसकी जान कैसे ले लूँ। इसी के साथ अंश की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं और वो नीचे अपने घुटनों पे बैठ जाता है और रोते हुए कहता है, आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया हूर, सब कुछ। आपने अपने साथ साथ मेरे परिवार पर भी दाग लगा दिया। मुझे नहीं पता कि ये बात आपको अभी याद भी है या नहीं, कि आपकी मम्मा से ज़्यादा आपको मैंने पाला है। सिर्फ तब से नहीं जब से आप इस दुनिया में आए हो, पर तब से जब आप अपने मम्मा के पेट में भी नहीं थे। फ्लैशबैक 18 साल पहले हम देख सकते हैं कि राठौर बिला के बड़े से गार्डन में अभी 3 बच्चे खेल रहे होते हैं, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की थी। वैसे मैं पहले ही आप सबको बता दूं कि ये तीनों बच्चे अंश, ईशु, अंश का छोटा भाई शान और कायरा हैं। अभी अंश लगभग 11 साल का था, वहीं शान 8 साल का और कायरा 5 साल की थी। हूर अभी पैदा भी नहीं हुई थी। तभी नुपुर और रागनी, अंश और शान की मॉम वहाँ आती हैं और उन्हें देख कर अंश उनकी तरफ भाग जाता है। अंश को देख कर नुपुर उसके माथे पर किस करती है और फिर उससे पूछती है, अरे क्या बात है, मेरा बेटा ऐसे सैड क्यों लग रहा है। तभी अंश नुपुर की तरफ देख कर अपनी मासूम सी आवाज़ में उससे कहता है, माँ आई एम वेरी अपसेट नाउ। इस पर रागनी अंश के बालों को संवारते हुए उससे पूछती है, ओह ये तो बहुत बड़ी बात है, क्यों नुपुर। इस पर नुपुर भी अपना सिर हाँ में हिलाती है और तभी रागनी फिर से अंश से पूछती है, पर बेबी तुम अपसेट क्यों हो, ये भी तो बताओ ना, तभी तो हम कुछ न कुछ कर पाएंगे ना। तभी अंश पहले शान और कायरा की तरफ देखता है, जो अभी तक एक दूसरे के साथ खेलने में ही लगे होते हैं। उन्हें देखकर अंश अपना मुंह फुलाते हुए उन दोनों लेडीज से कहता है, वहाँ देखो ना आप दोनों, कैसे सू कायू के साथ खेल रहा है और अथु अधर्व यानी अंश का फ्रेंड के पास भी सारा है, पर मेरे पास तो कोई भी नहीं है जिसके साथ मैं खेल सकूं। सब मुझे अकेला छोड़ देते हैं। मुझे नहीं करनी किसी से बात, जाओ मैं गुस्सा हूँ सबसे। इतना कहकर अंश गार्डन में मौजूद एक बेंच में जाकर बैठ जाता है। रागनी और नुपुर उसकी तरफ ही देखती हैं और फिर मुस्कुराते हुए छोटे से अंश के पास आती हैं। तभी रागनी अंश के पास बैठते हुए उससे कहती है, ओह तो मेरे अंश को भी कोई ऐसा चाहिए जो उसके साथ खेले। अंश हाँ में अपना सिर हिलाता है और तभी रागनी अपनी नोटी सी आवाज़ में अंश से कहती है,
तो बेबी तुम ना अपनी माँ नुपुर से बोलो कि वो तुम्हें एक छोटी सी बेबी ला के दे जिसके साथ तुम खेल सको। रागिनी की बात सुनते ही नुपुर की आंखें बड़ी होती हैं और इससे पहले कि वो कुछ बोले अंश नुपुर की तरफ देख कर उससे कहता है, माँ प्लीज़ मुझे भी एक क्यूट सी बेबी चाहिए, तो मेरे लिए आप ला दो ना। तभी रागिनी विंक करते हुए नुपुर से कहती है, तुम सबको मना कर सकती हो सिवाय अपने लाडले अंश के। तो देखो क्या मांग रहा है तुमसे नुपुर, बोलो दोगी ना इसे इसकी बेबी। रागिनी की बात सुनकर नुपुर का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है। जब नुपुर अंश की तरफ देखती है तो नुपुर को अंश की आंखों में एक आस दिखाई देती है जिसे देखकर नुपुर का दिल नहीं करता अंश की इच्छा को मना करने का। तभी नुपुर अंश की तरफ देखकर उससे कहती है, अगर मेरे प्रिंस को अपने लिए बेबी चाहिए तो ठीक है, मैं मेरे बच्चे की ये विश कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी, पर उसके लिए मेरे आंसू को भी कुछ करना होगा। नुपुर की बात सुनकर अंश झट में उससे पूछता है, क्या करना होगा मुझे माँ, आप बोलो मैं वो करूँगा। इस पर नुपुर अंश के गालों को खींचते हुए उससे कहती है, आपको भगवान जी से प्रे करना होगा कि वो जल्दी जल्दी आपके बेबी को भेज दे। इस पर अंश अपना सिर हिलाते हुए नुपुर से कहता है, ओके तो मैं ये रोज़ करूँगा, बट आप भी मुझसे एक प्रॉमिस करो कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेबी होगी और मैं उसे किसी के साथ भी बिल्कुल शेयर नहीं करूँगा। अंश की जिद सुनकर रागिनी अपना सिर हिलाती है क्योंकि उन सबको पता था कि ये लड़का बचपन से ही कितना ज़्यादा जिद्दी है। अगर कुछ ठान ले तो उसे किसी भी हाल में पूरा करेगा, और अगर अंश को कुछ पसंद आ जाए और उसे वो चीज़ चाहिए हो तो उसके लिए अंश जमीन और आसमान तक एक कर सकता है। तभी नुपुर अंश के छोटे से हाथों को पकड़ते हुए उससे कहती है, ओके मेरी जान, अगर बेबी लड़की आई ना तो सिर्फ और सिर्फ आपकी रहेगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। पर अगर बॉय आया तो? इस पर अंश अपना मुंह बनाते हुए उनसे कहता है, नहीं नहीं ना, मुझे सिर्फ बेबी गर्ल्स ही चाहिए, और मैं गॉड से प्रेयर भी करूँगा कि वो सिर्फ मेरे बेबी को ही भेजे। अंश की बात सुनकर रागिनी और नुपुर दोनों हंसने लगती हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और अंश रोज़ भगवान से प्रेयर करता है, और जैसा कि हम सब जानते हैं भगवान तो छोटे बच्चों की विश जल्दी ही पूरी करते हैं। बिल्कुल वैसे ही अंश की ही विश पूरी हो जाती है और उसे उसकी बेबी हूर मिल जाती है। फ्लैशबैक ख़त्म। अंश अभी भी नीचे ज़मीन पर बैठकर बुरी तरह से रो रहा था। रोने की वजह से उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था और उसकी आंखों में भी जैसे एक खून उतर आया था। तभी अंश रोते हुए कहता है, मेरी जिद की वजह से आप इस दुनिया में आए हो, पर अगर मुझे इस बात का थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता कि आपकी वजह से मैं अपने नुपुर माँ को खो दूँगा तो मैं कभी आपके लिए जिद नहीं करता। आप मेरी सबसे बड़ी गलती हो, और जो आपने किया है ना उसके लिए मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। आपके लिए मेरे दिल में अभी कोई प्यार, कोई हमदर्दी नहीं है।
है तो सिर्फ गुस्सा और नफरत जो मैं आपसे करता हूँ। मैंने माँ से प्रॉमिस लिया था कि आप सिर्फ मेरी हैं, पर अब तो वो खुद ही नहीं है, तो उसके प्रॉमिस का मैं क्या करूं? मुझे आपके साये से भी नफरत है हूर। ऐसे में मैं आपको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। कितना कहकर अंश वहाँ से उठकर जिम से बाहर चला जाता है, पर अंश के अलावा वहाँ कोई और भी होता है जो अंश की बातें सुनकर रो रहा था, और वो शख्स कोई और नहीं, खुद कायरा ही थी। असल में नूपुर की डेथ के कुछ दिन बाद ही अभय, कायरा और हूर के पापा भी सुसाइड कर लेता है, जिसकी वजह से सबको बहुत बड़ा सा सदमा लग जाता है। इन सब में कायरा और हूर के सिर से उनके पापा का साया भी छिन जाता है, तो सब लोग कायरा के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पर हूर की तो किसी को पड़ी ही नहीं होती। इसलिए आयरन यानी अंश के डैड ये फैसला करते हैं कि अब से कायरा भी राठौर फैमिली के साथ उनके घर में रहेगी, क्योंकि आर्यन और अभय भी बहुत क्लोज फ्रेंड थे, जिसकी वजह से कायरा और राठौर फैमिली की जान थी। पर इस एक गलती की वजह से उन लोगों ने उस 5 साल की बच्ची से अपने सभी रिलेशन तोड़ दिए और उसे छोड़ दिया अकेला मरने के लिए। हंस की बातें सुनकर कायरा भी वहाँ से अपने रूम में चली जाती है और ज़ोरों से रोते हुए कहती है, क्यों क्यों आए आप हमारी लाइफ में हो? सब कुछ ठीक तो चल रहा था। मैं, मम्मा, पापा, हम तीनों एक साथ बहुत खुश थे, पर आपने सब कुछ बिगाड़ दिया, हमारी हैप्पी फैमिली को तोड़ दिया और मेरे मम्मा पापा दोनों को मुझसे छीन लिया। आप सबसे मनहूस हैं हूर। आई हेट यू सो मच।